हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक है सामाजिक लेखांकन की कठिनाइयाँ। चलिए हम इस टॉपिक की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कि लेखा अकाउंटिंग के बारे में, लेखांकन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सामाजिक लेखांकन की कठिनाइयाँ, जिसमें जो सामाजिक लेखांकन बनाते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। जिसकी प्रमुख कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है मापन की कठिनाई। जब सामाजिक लेखांकन का मेज़रमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें मापन की कठिनाई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब सामाजिक लेखांकन तैयार किए जाते हैं तो सब प्रकार की आय तथा भुगतानों को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, परंतु बहुत सी ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। जैसे घर में जो गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती है, उनके द्वारा जो काम किया जाता है घरों में, उसको एक मुद्रा के रूप में उसका कोई मूल्य नहीं निकाल सकते। या कोई शिक्षक है, टीचर है, जब वो अपने ही घर में अपने ही बच्चों को पढ़ाता है तो उसको भी हम किसी तरह उसकी उस सेवा को माप नहीं सकते मुद्रा के रूप में। उसी तरह दूसरी हमारी जो कठिनाई है दोहरी गणना, डबल अकाउंटिंग। जिस समय सोशल अकाउंटिंग की गणना की जाती है उसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, दोहरी गणना की, डबल अकाउंटिंग की। मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में भेद सापेक्षिक होता है। एक मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु, वो उसके प्रयोग पर डिपेंड होता है। जैसे अगर कोई शर्ट है, शर्ट बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो जो कपड़ा है वो जो फैक्ट्री के लिए तो एक मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन कंज्यूमर के लिए वो एक फाइनल गुड्स है। तो सोशल अकाउंटिंग करते समय हमको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम अगर जो उसकी अकाउंटिंग की जा रही है, कई बार उसकी डबल एंट्री हो जाती है, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है हमें सोशल अकाउंटिंग बनाते समय। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूंजी ह्रास। पूंजी, जैसे कि आप जानते हैं, कैपिटल। बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिनकी अपनी खुद की पूंजी होती है। वो जैसे जैसे हम उस कैपिटल का यूज़ करते हैं उसमें कमी आती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, कितनी कम हो रही है, इसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो उसकी जो भी एंट्री लेखांकन में की जाती है तो उसमें ये बिल्कुल सही हम माप नहीं कर सकते कि जो भी उसकी वैल्यू लिखी गई है वो पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक सेवाएं। बहुत सी सेवाएं ऐसी होती हैं सार्वजनिक होती हैं, जैसे पुलिस की सेवा, सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। इनके द्वारा किए गई जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज पब्लिक को दी जाती हैं, उनमें भी हम उसका जो मापन है मुद्रा के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से सार्वजनिक सेवाएं हैं। उसके बाद जो है माल सूची समायोजन। कई बार ऐसा होता है जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपने जो इन्वेंट्री में जो भी उनके गुड्स होते हैं उनकी जो सूची बनाती हैं, लिस्ट बनाती हैं, उसमें वो जो गणना करती हैं, जो भी जो प्राइस लिखती हैं, वो अपनी कॉस्ट प्राइस उस पर लिखती हैं। तो जब मार्केट में उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो उस अंकित मूल्य के हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है, और अगर उसका प्राइस कम होता है तो उनको लॉस होता है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, एक हमारी सोशल अकाउंटिंग में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है अपूर्ण लेखांकन। कई बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटिंग होती है, जो भी उसमें एंट्री की जाती है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती।
कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसमें पता नहीं चलता है, जैसे कि जो भी लास्ट ईयर जो भी लेन देन किए गए हैं, जो भी मशीनरी के बारे में बताया गया है, उसमें जो भी मशीनरी हस्तांतरण की गई है, जो भी लास्ट ईयर के क्रय विक्रय हैं, तो उनका पूर्ण रूप से उसमें लेखे ना होना, इन्फॉर्मेशन ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ अदर्स जो हमारी अन्य कठिनाइयाँ भी हैं, जो मेनली स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है, जो भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या राष्ट्रीय आय से संबंधित या गरीबी से संबंधित जो भी आंकड़े, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो भी हम पूरी तरीके से एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम पूरी तरीके से ये एश्योर नहीं हो सकते कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है पूर्ण रूप से सही है। चलो हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, एडम स्मिथ ने सन 1776 में जो उनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय के बारे में एक विचार प्रस्तुत किए थे। राष्ट्रीय आय को अगर हम एक उसका मतलब समझें तो हम कह सकते हैं किसी एक वर्ष के अंत में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़कर जो मूल्य राशि प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी हैं, जैसे न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अपनी कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे प्रोफेसर मार्शल, पीगू, फिशर, ये सभी अर्थशास्त्री न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। कुछ हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उन्होंने भी राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं दी हैं, जैसे साइमन कुजनट्स, सैमुअल्सन, बाउले एवं रॉबर्टसन, पॉल स्टूडेंट्स। चलिए हम सबसे पहले मार्शल की एक डिफिनेशन को पढ़ते हैं और उसकी कुछ विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय एक मार्शल के विचार में क्या थे। किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध आय या अथवा राष्ट्रीय आय लाभांश है। तो इस परिभाषा को की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि मार्शल ने कहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। जो राष्ट्रीय आय है इसको हम एक साधारणतः एक वर्ष के आधार पर करते हैं कि पूरे वर्ष में जो भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य निकाल के उसको जोड़ा जाता है। दूसरा इस परिभाषा की विशेषता है कुल उत्पादन में से मशीन, टूट फूट एवं घिसावट घटा देनी चाहिए। जो भी ह्रास होता है, जो भी पूंजी होती है, उसमें से उसका डिप्रिशिएशन निकाल के उसको घटाने के बाद ही जो आय राष्ट्रीय आय आती है वही एक विशुद्ध राष्ट्रीय आय है। इसमें विदेशी विनियोग से प्राप्त विशुद्ध आय जोड़ देनी चाहिए। जो भी विदेशों से हमारी विशुद्ध आय होती है वो हम इस आय में जोड़ देते हैं। फिर इसमें उन सेवाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए निःशुल्क करता है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि टीचर्स है या हाउस वाइफ है, ये जो अपने ही परिवार के लिए जो काम करते हैं वो इसमें नहीं जोड़ते हैं।